फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि न्यूज पे बताया जा रहा है कि दिल्ली में 40 मिनट में 5 धमाके हुए हैं और इन धमाकों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन नाम के टेररिस्ट ग्रुप ने ली है। पिछले 12 महीनों में इंडिया में कई धमाके हुए और इन धमाकों में 400 लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और पुलिस पे सवाल उठ रहे होते हैं। ये होता है संजय कुमार, ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, यानी कि ये ACP होता है। कहानी अब इन खबरों से 6 दिन आगे आ जाती है। तारीख होती है 19 सितंबर 2008। कहानी संजय के घर में होती है और संजय ने 6 मेडल्स जीत लिए होते हैं और इसकी बीवी इससे बहस कर रही होती है। इसकी अपनी बीवी से शादी टूट रही है पर संजय के लिए अपनी ड्यूटी सबसे ऊपर है। इसकी बीवी का नाम नंदिता है और अभी इसने अपने बैग्स पैक कर लिए हैं। संजय ये देखता है और ये ड्यूटी पे जाते हुए अपनी बीवी को ट्रैवल एजेंट के यहाँ छोड़ता है। इसकी बीवी को गिला होता है कि संजय ने तो इसे रोका भी नहीं, पर संजय के मुताबिक इसका जाना ही सही फैसला है। कहानी दिल्ली में ओखला में बाटला L18 में आ जाती है। ये अपने जूनियर ऑफिसर को इसका इंतजार करने का कहता है। इसका नाम वजीर होता है। ये इस बारे में इसे बताता है। ये इंस्पेक्टर होता है। इसका नाम किशन कुमार उर्फ केके होता है। केके ACP का ऑर्डर नहीं मानता और ये ऊपर एक फ्लैट में जाते हैं। संजय जब यहाँ आता है तब इसे गोलियां चलने की आवाज आती है। ये और इसकी टीम वेस्ट पहनती है। ये लोगों से महफूज होने का कहता है और इस बिल्डिंग में से लोग भागते हैं, जिनमें 2 बंदे ये होते हैं। ये उन्हीं टेररिस्ट्स के साथी हैं जिनके फ्लैट पे फायरिंग हो रही है और ये यहाँ से निकल जाते हैं। संजय ऊपर जाकर देखता है कि केके को गोली लगी है। ये संजय को फोन करती है पर संजय फोन नहीं उठाता। नंदिता एक जर्नलिस्ट होती है और इसे इसका बॉस बताता है कि स्पेशल सेल का कोई एनकाउंटर हुआ है जिसे संजय लीड कर रहा है। केके को नीचे गाड़ी में लाया जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। संजय उस फ्लैट में अंदर जाता है। यहाँ बंदे पड़े होते हैं जिन्हें गोली लगी होती है। एक बंदा इसे गोली मारता है जो कि नीचे लेटा होता है। संजय भी उसे गोली मारता है पर संजय को गोली जैकेट पे लगती है। जैकेट बुलेट प्रूफ होती है और ये बच जाता है। यहाँ पे एक बंदा इनके हाथ आ जाता है। ये अपने मोबाइल में नंदिता की कॉल्स देखता है। इसे ये जान के सुकून आता है कि संजय ठीक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। संजय अपने सीनियर से कह के बैकअप मंगवाता है क्योंकि इलाके के लोग पुलिस के ही खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ पुलिस के खिलाफ नारे लग रहे हैं और संजय अपने सीनियर को बताता है कि ये 2 लड़के मारे गए हैं जिनका नाम सादिक और आदिल है। तीसरा लड़का तुफैल है जिसने सरेंडर किया है, लेकिन 2 लड़के फरार हो गए हैं। और दोस्तों, संजय इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि इसकी टीम ने जो कुछ किया इसके ऑर्डर्स पे किया और लोग यहाँ पे ऐसे नारे लगा रहे हैं कि जैसे ये लोग उन टेररिस्ट लड़कों के साथ हों। यहाँ दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। कहानी अस्पताल में आ जाती है। संजय देखता है कि केके के पास उसकी बीवी है। कहानी 2 साल पीछे आ जाती है जब केके की टीम के पास नया ACP आता है। संजय ने केके के बारे में पूरी जानकारी रखी होती है कि इसने कितने अरेस्ट किए, स्पेशल सेल में कब आया वगैरह। और अभी संजय के सामने केके बेड पे पड़ा होता है। पुलिस हेडक्वार्टर्स में मीडिया वालों की वजह से खलबली मची होती है। यहाँ कमिश्नर बताता है कि हाल ही में हुए दिल्ली बम ब्लास्ट में वो मिले हुए थे जिनका पुलिस ने एनकाउंटर किया है। इंडियन मुजाहिदीन का दिल्ली मॉड्यूल उनमें से एक लड़का चला रहा था। फिर संजय को फोन आता है। ये अस्पताल जाते हैं और पता चलता है कि केके मर गया है और फिर ये इस बारे में केके की बीवी को बताता है। केके का अंतिम संस्कार होता है और उसे श्रद्धांजलि भी दी जाती है, जबकि लोग और राजनीति वाले पुलिस के खिलाफ बोल रहे होते हैं। यहाँ तक कि पुलिस के खिलाफ जुलूस निकलते हैं। पुलिस पे भरपूर इल्जाम लग रहे हैं। नंदिता जिस न्यूज वाली कंपनी में काम करती है वहाँ नंदिता का बॉस भी पुलिस के खिलाफ ही खबर बनाने का कहता है। ये नंदिता से छुट्टी लेने का कहता है पर नंदिता की अपने बॉस से बहस हो जाती है और नंदिता चले जाती है और ये न्यूज वाले वैसा ही करते हैं। ये पुलिस वालों के खिलाफ न्यूज पे प्रोग्राम चलाते हैं। संजय अब इस लड़के से पूछताछ करता है। इसका नाम तुफैल होता है। संजय इसे बताता है कि इस तस्वीर वाले ने केके को गोली मारी जो कि दोस्तों अभी फरार है। संजय ने कैमरा बंद कर दिया था और ये बोलता है कि अगर इसने ऐसा किया है तो मुझे नाज है इस पे। ये लड़का खुल के बातें करता है क्योंकि इसे पता है कि कैमरा बंद है और इसकी बातों से साफ जाहिर होता है कि ये टेररिस्ट है। संजय कुरान को चूम के खोलता है और
प्रोफाइल को उसमें लिखी एक आयत का मतलब बताता है, जो कि ये है कि अच्छा करो खुद के हाथों से ना बर्बाद करके, अच्छा करो क्योंकि अल्लाह को सिर्फ अच्छा ही पसंद है। और बताता है कि तुम्हें ब्रेन वॉश किया गया है और अब संजय ने इसको पकड़ना है। इसका नाम दिलशाद होता है। दोस्तों, वजीर नाम का पुलिस वाला जख्मी होता है और वो भागने वाले दो लड़कों के स्केच बनवाता है। पुलिस वालों की मीटिंग होती है और यहाँ इसको फोन आता है और ये बताता है कि वो आरिफ नाम का लड़का जो भाग गया था वो न्यूज पे इंटरव्यू दे रहा है, बोल रहा है कि मैं बेकसूर हूँ, हम सबको फंसाया जा रहा है, बचा लो। ये दोस्तों न्यूज चैनल में जाते हैं और वो नंदिता वाला ही न्यूज चैनल होता है। आरिफ के खिलाफ इनके पास वारंट होता है और ये आरिफ को लेके जाता है और इनकी वीडियो भी बनती है। ये अब होम मिनिस्टर के पास होते हैं। मिनिस्टर को मसला है क्योंकि संजय उन लड़कों के पीछे हाथ धो के पड़ा है। संजय अपने सीनियर को बताता है कि L18 में दिलशाद का पासपोर्ट मिला था। L18 उसी बिल्डिंग का नाम है जहाँ पे वो एनकाउंटर हुआ था, उसमें निजामपुर का पता लिखा है। ये निजामपुर के लिए टीम तैयार करने की बात करता है, पर इसका सीनियर इसे बताता है कि वहाँ लोग और राजनेता पुलिस के खिलाफ हैं और कमिश्नर और इसका सीनियर इसका साथ नहीं देते। संजय चाहता है कि इसकी टीम उन टेररिस्ट्स की पूछताछ करे, न कि जुडिशियल इंक्वायरी में खुद जवाब दे। दोस्तों, संजय को PTSD हो गया होता है। PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसे हेलुसिनेशंस होती हैं उसी एनकाउंटर की। इसकी बीवी इसे संभालती है और संजय इसे बताता है कि मैं सस्पेंड हो सकता हूँ और संजय इससे अपने घर जाने का कहता है। ये संजय के पास कमरे में आ रही होती है कि संजय दरवाजा बंद कर देता है। इस वक्त संजय दिमागी तौर पे ठीक नहीं होता, जो कुछ चल रहा है उस वजह से। अब संजय और इसकी टीम की जुडिशियल इंक्वायरी होती है और ये एनकाउंटर में हुई चीजों का जवाब देते हैं। और दोस्तों, इसको वो हेलुसिनेशंस बार बार आने लगती हैं। इसको केके को गोली लगती दिखाई देती है और ये अपने आप को लोगों में घिरा हुआ देखता है। ये शराब पीने लगता है और इसे खुद खुशी का ख्याल आने लगता है। इसकी बीवी इसके पास आती है कि ये डर के उसी पे गन तान देता है। फिर ये अपनी बीवी के पास जाता है और ये नंदिता से गन को अलग अलग टुकड़ों में करके इन टुकड़ों को अलग अलग जगह में छुपाने का कहता है। ये वक्त इन दोनों के लिए ही मुश्किल होता है। बाटला हाउस वाले एनकाउंटर को 1 साल गुजर गया होता है। लोग अभी भी पुलिस के खिलाफ होते हैं। इसको इसका सीनियर फोन करके बताता है कि बाटला हाउस वाले मामले ने मिनिस्ट्री ने फैसला लिया है कि संजय को प्रेसिडेंट्स मेडल दिया जाए और केके को अशोक चक्र दिया जाए। संजय को मेडल की खुशी नहीं होती, बल्कि ये निजामपुर की इजाजत मांगता है, जो कि इसे नहीं मिलती। ये अपनी टीम को इस बारे में बताता है और दोस्तों, इनके सामने लोग इन्हीं के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं और अखबारों में भी संजय के खिलाफ छप रहा होता है। इन्हें मेडल की खुशी मनाने का हुक्म मिलता है, पर संजय के मुताबिक ये नहीं बताया गया कि कहाँ खुशी मनानी है, तो ये अब निजामपुर में खुशी मनाएंगे। ये निजामपुर अपनी टीम के साथ जाता है और वहाँ एक रैली में जाता है जहाँ पे दिलशाद होता है। यहाँ के राजनेता को इस बारे में पता चलता है। दिलशाद इसके सामने होता है। यहाँ मौजूद पुलिस वाला इसे मोबाइल देता है। फोन पे SP होता है, पर ये फोन तोड़ देता है। दिलशाद उन भागे हुए 2 लड़कों में से एक है। यहाँ के लोग इसे रोक लेते हैं और दिलशाद भाग जाता है। दिलशाद पुलिस वालों से बचते हुए भागता है। संजय इसके पीछे जाता है, पर वो बच के निकल जाता है, लेकिन संजय फिर से इसके सामने आ जाता है। ये दोनों भागते हैं। संजय इसे पकड़ लेता है और इसे मारता है। थोड़ी मुश्किल होती है, पर संजय इसे पकड़ लेता है। संजय इसे लेकर जा रहा होता है कि यहाँ लोग आ जाते हैं। पुलिस वाली गाड़ी आती है। ये दिलशाद को गाड़ी में डालता है, पर दोस्तों, ये यहाँ से निकल नहीं पाते। लोग दिलशाद को गाड़ी से निकाल लेते हैं। लोग पीछे हो जाते हैं और फिर नेता इसके पास आता है। वो हंस के बात करता है और इनको यहाँ से जाने देता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया में बाटला हाउस एनकाउंटर वाले मामले की अपील की मंजूरी हो जाती है। उन लड़कों के लिए ये वकील केस लड़ने वाला है। इसका नाम शैलेश आर्या होता है और ये जाना माना वकील होता है। मिनिस्ट्री में पुलिस वालों को बातें सुननी पड़ती हैं निजामपुर वाले मामले की वजह से। ये मेडल ना लेने के बारे में अपने सीनियर से बात करता है, पर वो इसे समझाता है कि ये सस्पेंड होने के बहुत करीब है और बताता है कि ये लोग मेडल के हकदार हैं। इसे अभी भी हेलुसिनेशंस आते
जाते हैं। संजय को मेडल मिलता है। ये अपनी बीवी से गन वापस मांगता है और ये बताता है कि ये थक गया है। संजय ट्रांसफर के लिए अर्जी डालता है और इसका सीनियर बताता है कि निजामपुर जाना गलती नहीं थी, बल्कि निजामपुर से दिलशाद को ना लाना गलती थी, और कहता है कि कोशिश करो वो गलती दोबारा ना करने की। और वो इसे समझाते हैं कि ये दिलशाद को निजामपुर से बाहर निकाले और फिर पकड़े। अब दिलशाद पे नजर रखी जाती है और पता चलता है कि दिलशाद की एक गर्लफ्रेंड है। इस लड़की का नाम हुमा उर्फ विक्टोरिया होता है। संजय विक्टोरिया वाले काम की अपने सीनियर से इजाजत लेता है। विक्टोरिया एक बार में डांसर होती है और अभी ये डांस ही कर रही होती है कि बार की लाइट चले जाती है और विक्टोरिया को पुलिस वाले संजय के पास लेके आते हैं। हुमा 7 साल से इंडिया में रह रही है और ये रशिया से है और ये इंडिया में गैर कानूनी तौर पे काम कर रही है। संजय इसको इसकी फैमिली के बारे में बताता है और अब ये संजय की मदद करेगी। बदले में संजय इसे इसके घर वापस नहीं भेजेगा। संजय दिलशाद को फोन करवाता है और धोखे से उसे एक जगह बुलवाता है। दिलशाद को यही लगता है कि उसके लिए पाकिस्तान से हुक्म आया है और इसे दुबई ले जाया जा रहा है। फिर कहानी नेपाल बॉर्डर पे फिलीबीत मार्केट में आ जाती है और यहाँ संजय अपनी टीम के साथ दिलशाद को पकड़ने की तैयारी करता है। यहाँ दिलशाद ने एक गाड़ी में बैठना है जैसा दिलशाद से कहा गया था, पर दिलशाद खुद नहीं जाता बल्कि अपने बंदे को भेजता है। यहाँ रैली आती है, लोगों का रश लग जाता है। हुमा दिलशाद के साथ होती है। ये दोनों एक जगह में होते हैं। हुमा यहाँ बखेड़ा खड़ा करती है और इस तरह इसकी नजर दिलशाद पे पड़ती है। ये अपने बंदों से गाड़ी को जाने देने का बोलता है, पर वो नहीं सुनते, जिसपे ये खुद भागता है और अपने बंदों को रोक लेता है। गाड़ी बॉर्डर पर जाती है और दिलशाद ड्राइवर को फोन पे बताता है कि ये जुम्मे को आएगा, पर दिलशाद को पुलिस नेपाल के होटल में पकड़ लेती है और दिलशाद अब दिल्ली पुलिस के पास होता है और संजय दिलशाद के सामने हुमा को लेके आता है और दिलशाद समझ जाता है कि पुलिस वाले इस तक हुमा की वजह से पहुंचे। पुलिस का ये कहना है कि केके दिलशाद की गोली से मरा था। दूसरी तरफ ये वकील पुलिस वालों के खिलाफ होता है और ये न्यूज़ पे भी पुलिस के खिलाफ बोलता है। इसकी बीवी इसका बयान रिकॉर्ड करती है उस बारे में जो L18 में हुआ। इसको हेलुसिनेशंस अभी भी आ रहे होते हैं। संजय अपने PTSD वाले मामले के बारे में डॉक्टर से मिलता है। ये मियाँ बीवी एक पार्टी में होते हैं और नंदिता ओखला यूनिवर्सिटी के VC से संजय से मिलने का कहती है और संजय इसे दिखाता है कि आदिल अमीन नाम के लड़के की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डिग्री ही नकली है, लेकिन फिर भी आदिल का इसकी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया। अब दोस्तों सुनवाई का वक्त आता है। अदालत के बाहर लोग पुलिस के खिलाफ खड़े हैं, पर दोस्तों संजय खुश है क्योंकि इसकी बीवी इसके साथ खड़ी है। सुनवाई शुरू होती है। शैलेश इस एनकाउंटर को फर्जी बताता है और इसके मुताबिक स्पेशल सेल वालों ने उन लड़कों को पकड़ा, उन्हें टॉर्चर किया और फिर उन्हें उनके L18 वाले फ्लैट में ले जाकर मार दिया। ये इस बात का मुद्दा खड़ा करता है कि इस बंदे को सर पे ऐसे गोलियां कैसे लगी। दिलशाद कटघरे में होता है और संजय को भी कटघरे में बुलाया जाता है और ये पूछता है कि अगर संजय ने दिलशाद को एनकाउंटर के वक्त देखा ही नहीं था तो इसे कैसे पता कि दिलशाद ने केके को मारा है। संजय के मुताबिक इसके साथी वजीर सिंह ने दिलशाद को देखा था पर किसी और ने नहीं देखा। सुनवाई पूरी हो जाती है। बाद में संजय प्रोसिक्यूटर को बताता है कि जो ब्लास्ट हुए उनके होने से 10 मिनट पहले ईमेल्स गए जिसमें इंडियन मुजाहिदीन ने 10 मिनट बाद होने वाले धमाकों की जिम्मेदारी ली और हम आदिल को वो ईमेल करते हुए देखते हैं। यहाँ तक कि वो बम लगाने की वीडियो भी भेजने लगे। 1 साल में 13 ब्लास्ट हुए। जब इन्होंने साइबर कैफे पे नजर रखना शुरू की तो उन्होंने ओपन वाईफाई अकाउंट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पुलिस वाले उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे, पर फिर वो दिल्ली आ गए और यहाँ L18 वाले फ्लैट में आए। इन्होंने फोन नंबर्स की इन्वेस्टिगेशन की और इन्हें डॉक्टर साहिल का पता चला जो कि दिन में क्लिनिक चलाता था और रात को लड़के भर्ती करता था। ये लोग सिर्फ PCO वाले फोन से बात करते थे, पर एक बार डॉक्टर साहिल ने आदिल के नंबर पे फोन कर दिया और इन्हें बाटला हाउस L18 के फ्लैट नंबर 108 का पता चला। अगली सुनवाई में प्रोसिक्यूटर दिलशाद की L18 में मौजूदगी साबित करता है और शैलेश के पूछने पे संजय बताता है कि ये सिर्फ आदिल को उठाने गए थे। कहानी वक्त में पीछे आ जाती है। एक पुलिस वाला उनके फ्लैट में मोबाइल नंबर वाला बन के गया था और उस फ्लैट में इसने आदिल को देखा और फिर ये सब ऊपर गए और घंटी बजाई। केके ने दिल्ली पुलिस बोला, जिस पर अंदर लड़कों ने गन्स पकड़ के हमले की तैयारी की, लेकिन ये पीछे
वाले खुले दरवाजे से अंदर आए और यहाँ फायरिंग शुरू हुई। यहाँ पे बहुत ज्यादा गोलियां चली। आदिल मारा गया, केके को गोली लगी, 2 लड़के बच के निकल गए। मरने वाले 2 लड़के आदिल और सादिक के जिस्म पे निशान कैसे आए, शैलेश ये पूछता है और ये बताता है कि इंसान गोली लगने के बाद नीचे गिरता है और इस तरह चोट के निशान आते हैं। शैलेश पूछता है कि सर पे ये गोलियां कैसे लगी। दोस्तों, ये सर के ऊपर गोलियां लगी होती हैं, पर इस सवाल के करते हुए ये खुद झुक के दौड़ने लगता है और दोस्तों यहीं पे इस सवाल का जवाब मिल जाता है। सादिक ऐसे ही झुक के भाग रहा था और उसे गोलियां सर पे लगी और ये बताता है कि AK-47 की गोली लगी है। अगर पास से गोली मारी होती तो सर फट गया होता। और बताता है कि रमजान का महीना चल रहा था। रमजान में लोग देर रात तक जागते हैं और शैलेश के पास कोई गवाह नहीं कि जो पुलिस के खिलाफ गवाही दे। और संजय शैलेश को तगड़े जवाब देता है और ये बात रखता है कि अगर ये फर्जी एनकाउंटर था तो तुफैल को जिंदा क्यों रखा। और FIR देर से दर्ज इसलिए हुई क्योंकि केके अस्पताल में पड़ा था और ये लोग केके के पास थे। शैलेश के मुताबिक केके की शर्ट पे खून आगे नहीं पीछे था क्योंकि किसी पुलिस वाले ने ही केके को पीछे से गोली मारी। पर ये बताता है कि जब गोली लगती है तो गोली पीछे से निकल जाती है और जहाँ से गोली निकलती है खून वहाँ से निकलता है। फिर ये यहाँ बैठी प्रेस, एक्टिविस्ट्स और शैलेश से पूछता है कि L-18 के एनकाउंटर के बाद इंडियन मुजाहिदीन का दिल्ली मॉड्यूल खत्म कैसे हो गया, क्यों नहीं ली दोबारा ईमेल के जरिए बम धमाकों की जिम्मेदारी, और आज तक कौन से फर्जी एनकाउंटर में एक इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर मारा गया है। लोग खामोश होते हैं, जज जिसे जाने का कहता है, पर ये कुछ बातें बोलता है जिससे ये जाहिर होता है कि ये इन लड़कों का दुश्मन नहीं है। इसकी बीवी इससे खुश होती है। हमें बताया जाता है कि 25 जुलाई 2013 को फैसला संजय कुमार और स्पेशल सेल के हक में आया। अदालत ने दिलशाद को दोषी पाया और उसे केके की मौत के लिए उम्र कैद होती है। मीडिया वाले फिर भी खिलाफ रहे। हालांकि 3 साल बाद एक और बात सामने आई। आईसिस के कमांडर ने कई टीवी न्यूज चैनल्स के साथ इंटरव्यू में बताया कि उसके ग्रुप का एक लड़का वही जावेद है जो बाटला हाउस वाले एनकाउंटर में भाग निकला था और इस तरह उस दिन संजय कुमार और सेल की बात साबित हुई। और हमें बताया जाता है कि आज संजय कुमार 9 प्रेसिडेंशियल गैलेंट्री मेडल जीतकर भारत के सबसे डेकोरेटेड ऑफिसर बने हैं। और हमें लिखा नजर आता है जिससे हमें पता चलता है कि इस एनकाउंटर के 11 साल गुजरने के बाद भी संजय कुमार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को लीड कर रहे हैं और संजय अब DCP यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है। वो अकेला ऑफिसर है जिसे 9 प्रेसिडेंशियल गैलेंट्री मेडल मिले हैं। संजय का टेरर से जुड़े केसेस में कन्विक्शन रेट पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। 44 यानी कि 44 केसेस में से 32 केसेस के फैसले हुए हैं जिनको संजय ने इन्वेस्टिगेट किया, जबकि अभी 12 केसों का फैसला होना है और इसने 70 से भी ज्यादा एनकाउंटर लीड किए हैं। और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।